हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं यार आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो यार आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया आप क्या करो, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स करा दो जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आज हम लेके आ चुके हैं आपका स्थिर वैद्युत की जो यूनिट 1 है हमारा, जिसके 2 चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में जितने ये दोनों चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं सभी न्यूमेरिकल्स को आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो एकदम मस्त तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जितने भी कराएंगे सब प्रीवियस ईयर पे पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यार देखो आपकी बात हमने सुनी, तो अब आपको हमारी बात भी सुननी। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना आपका सपोर्ट होगा उतना ही मस्त आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने की, तो यार सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आप तभी कर सकते हो जब आपको सूत्र याद होंगे। अगर आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले याद है तभी तो न्यूमेरिकल करोगे। अब न्यूमेरिकल में क्या लगता है, सूत्र ही तो लगता है। जब सूत्र याद होगा तब न्यूमेरिकल करोगे। तो सबसे पहले हम आपको सूत्र याद कराते हैं, एक एक सूत्र को याद करो तब जाके न्यूमेरिकल को कराएंगे। ठीक है, तो चलो पहले सूत्र को देखते हैं। आप देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूलों को तैयार करते हैं, क्योंकि फार्मूले तैयार हो जाएंगे तो यार न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। तो देखो अब एक एक करके आपको इन सारे फार्मूलोज को तैयार करना है। ठीक है, तो देखो सूत्रों को देखते हैं। तो देखो पहला चैप्टर जो हमारा कौन सा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका देखो फॉर्मूला है आपका ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक एक फॉर्मूले को तैयार करना तभी न्यूमेरिकल तैयार होगा। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है F/Q, जहाँ F है आपका बल, Q है आपका आवेश। तो ये वाला फॉर्मूला होता है और ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूला भी तैयार करना है और मात्रक भी। ठीक है, क्योंकि मात्रक लिखोगे जब न्यूमेरिकल पे आखिरी पे, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस न्यूमेरिकल पे पूछा गया, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल दी, फॉर्मूला याद है निकाल दिया, और लास्ट में मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। तो इसलिए मात्रक भी याद करना। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल है आपका, Q आवेश है, मात्रक न्यूटन पर कूलम, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो और फिर दूसरा आपका है फॉर्मूला कौन सा, कूलम के नियम का। कूलम का नियम F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ Q1 Q2 आवेश है और R बीच की दूरी है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये कूलम के नियम का सूत्र है। फिर आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, P = होता है Q × 2L, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आपका क्या है, आवेश है, 2L है बीच की दूरी। ठीक है, और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। अगला फॉर्मूला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ, इसे कहते हैं टाउ। टाउ बराबर होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जहाँ P वेक्टर आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वेक्टर आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से अगर क्रॉस हटा दिया जाए तो टाउ = PE sin थीटा हो जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला आता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो E = होता है 1/4πε0 2πr³, जहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यही E का मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन पर कूलम, तो इसका मात्रक भी यही हो जाएगा। ठीक है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, P क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R क्या है आपका बीच की दूरी। अगला फॉर्मूला आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसको क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 P/r³। देखो अच्छी स्थिति में 2P/r³ है, लेकिन निरक्षीय में P/r³, तो ये आपको याद कर लेना। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला आता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, φE = होता है Q/ε0। φE का फॉर्मूला होता है Q/ε0, ये होता है गॉस की प्रमेय। ठीक है, अगला आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 2λ/r, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, तो E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R है आपका बीच की दूरी, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अगला फॉर्मूला आता है आपका, और यहाँ पे जान लो φE आपका वैद्युत फ्लक्स था, Q आवेश था, ε0 आपका क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता, φE क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगला फॉर्मूला अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = σ/2ε0, जहाँ सिग्मा है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो ये लैम्डा जो था ये था रेखीय घनत्व तो आवेश का, लेकिन सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। अगला फॉर्मूला आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E = σ/ε0। आनंद विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट पूछे तो σ/2ε0, लेकिन आवेशित चालक प्लेट के निकट पूछे तो σ/ε0। ठीक है, तो इस टाइप से इसे याद कर लेना है। अगला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र
होता है E=1/4πε0 Q/r², और इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको ये भी याद कर लेना है कि बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है। विभव का सूत्र होता है V=1/4πε0 Q/r। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q/r², लेकिन विभव में Q/r। तो कंफ्यूज ना होना, दोनों को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अगला अच्छी स्थिति में विभव, जैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र था वैसे अच्छी स्थिति में विभव। अच्छी स्थिति में विभव का फॉर्मूला होता है V=1/4πε0 P/r², ठीक है। ये अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र है। फिर आता है निरक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है शून्य होता है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है शून्य होता है। अब बात आती है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, E=-dV/dr, ठीक है। ये आपका क्या होता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। फिर होता है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र होता है U=1/4πε0 Q1Q2/r², सॉरी r² नहीं केवल r, ठीक है। U=1/4πε0 Q1Q2/r और मात्रक जूल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये दो निकायों के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होगा U=-PE cos थीटा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अभी कुछ फॉर्मूले और बचते हैं। अब बात आती है हम फॉर्मूले क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यार फॉर्मूले जरूरी है। जब तक फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूले तैयार करना जरूरी है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप कॉपी पे अच्छे से लिख लेना, एक एक को लिख लेना, एकदम मतलब अलग पेज पे लिखना इनको, जिससे फॉर्मूले लिखोगे फिर न्यूमेरिकल जितने लगवाएंगे उनको लिखोगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर के न्यूमेरिकल ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल किए जाते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो कुछ फॉर्मूले और देख लें, फिर न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखो संधारित्र वाले कुछ सूत्र उनको भी याद कर लेना। पहले एक ये सूत्र बचा था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का क्या सूत्र होता है, W=PE cos θ1 - cos θ2 जूल, ठीक है। ये होता है कार्य का सूत्र। आप चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र वाले पे, ठीक है। उनके सूत्र जो संधारित्र वाले हैं, पहला विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता का क्या सूत्र होता है, C=4πε0 K/r, जहां C है धारिता, K है आपका परावैद्युतांक, R क्या है त्रिज्या होती है, और C का मात्रक क्या होता है फैरेड होता है, ठीक है। C का मात्रक क्या होता है फैरेड। और देखो इसका C का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, C=Q/V, जहां Q आवेश और V विभव है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा यही फैरेड, ठीक है। C का मात्रक क्या होता है फैरेड, C है क्या धारिता, ठीक है। अगला सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, C=KA∈0/d, जहां d क्या होती है बीच की दूरी होती है, ठीक है। और आपका ये C क्या है धारिता है, A क्षेत्रफल, ε0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और K है परावैद्युतांक, ठीक है। अगला है आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मतलब जब समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक परावैद्युतांक भरा हो तब उसका फॉर्मूला होगा C=ε0A d - t + t/K, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अगला है अनेक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मतलब जब समांतर प्लेट में अनेक परावैद्युतांक भरे हो तो वो उसका फॉर्मूला होगा C=ε0A T1/K1 + T2/K2 + T3/K3 ... जितने भी अगर 3 जुड़े हो तो 3 T3/K3 तक कर देना, 4 हो तो इस टाइप से आगे तक जाएगा, ठीक है। अगला है संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब धारिता का सूत्र क्या होता है, तो 1/C=1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इनका भी सूत्र का काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, इसलिए कह रहे याद कर लो। अगला समांतर प्लेट संधारित्र की, ये श्रेणी क्रम का था, अब है समांतर क्रम का, C=C1 + C2 + C3, ठीक है। तो ये होता है समांतर क्रम। जब आपके संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तब धारिता का सूत्र ये होता है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब धारिता का सूत्र। अगला संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, तो उसका सूत्र होता है U=1/2CV², ठीक है। ये होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगला है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का क्या सूत्र होता है, तो वो होता है स्मॉल U=1/2 ε0E², मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपके इन दोनों चैप्टर्स के फॉर्मूले थे। इन फॉर्मूलों को आपको तैयार कर लेना है और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब आपको एक एक करके जितने भी इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछेगा उनको सॉल्व करते हैं।
आप देखो भैया फॉर्मूले तो हमने देख लिए, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। देख सकते हो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हो जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले सारे न्यूमेरिकल्स को आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो बस वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक न्यूमेरिकल को यार तैयार भी करना, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। आप देखो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन तो एकदम छोटा सा 1 नंबर वाला है। कह रहा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक कूलाम क्या दिया गया, ये आपको आवेश दिया गया Q बराबर, ठीक है। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आपको दिया गया Q इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है। C का मतलब कूलाम। तो आपको कहा गया एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जितने भी न्यूमेरिकल यार 3-3 4-4 बार पूछेंगे तो एक भी न्यूमेरिकल को हल्के में ना लेना चाहिए। 1 नंबर वाला हो चाहे 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला, एक को भी आपको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। तो आपको कहा गया एक कूलाम आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको एक कूलाम आवेश दिया गया है, एक कूलाम आवेश दिया गया, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE। देखो हमने जो फॉर्मूला नोट करा है उसमें ये वाला आपका फॉर्मूला नहीं बताया था, तो इसको भी वहाँ पे नोट कर लेना। जो जितने भी फॉर्मूले बताएं ये एकदम छोटा सा फॉर्मूला, इसको जरूर नोट कर लेना। Q इक्वल टू NE, जहाँ Q आपका आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है। Q आपका आवेश, N आपका क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। आप बात करें आपको निकालना क्या है, N का मान, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल टू Q अपॉन E, ठीक है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हमें निकालनी है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, N इक्वल टू Q का मान कितना 1, तो 1 रख दो बटे में E का मान आपको याद कर लेना। E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, N का मान निकाल लेते हैं। देखो कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन कह रहा था एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q का मान ये आया, N का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछ रहा है तो N का मान निकालना है। तो Q बराबर NE, तो N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलाम 1 रखा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 रख दिया। अब यहाँ से आपको केवल भाग देना, दशमलव हटाओ ऊपर बढ़ जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, जैसे ही आप इस दशमलव को हटाओगे ऊपर बढ़ जाएगा 1 0, ठीक है। दशमलव हटाए ऊपर 1 0 बढ़ गया। आप इस 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर फेंक दो तो 10 बटे में 16, ये माइनस 19 से ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 19, ठीक है, सही से लिख लो 10 की पावर 19, ठीक है। यहाँ पे 10 बटे में ये आपका 16 हो गया और ऊपर 10 की पावर 19, यहाँ नीचे माइनस में था ऊपर चला गया प्लस पे। आप क्या करें, सॉल्व करें यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 बटे 16, 1 0 यहाँ का और ले लो, जो 10 की पावर 19 है यहाँ का 1 0 और ले लो तो बन जाएगा 100 बटे में 16। अब यहाँ पे 1 0 ले लिया तो कितना बच जाएगा, 10 के 18, तो 10 के 18 लिख दो और यहाँ 16 का भाग दे दो। तो 16 का भाग दोगे तो 16 छक्के 96, बचा कितना 4, फिर 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा, 16 पंचे 80, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या किया, Q इक्वल टू 1 कूलाम, N का मान निकालना है तो आपने Q बराबर NE फॉर्मूला लगाया, N इक्वल टू Q अपॉन E, और यहाँ से सिंपल N की वैल्यू आपने निकाल ली। E का बस मान याद रख लो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। देखो कहा गया दो बड़ी पतली धातु की प्लेट है एक, ठीक है। कितनी है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट है जो दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर बहुत निकट है और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिमाण, मतलब इन दोनों का परिमाण दिया गया आपको पृष्ठ घनत्व का। पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। अभी आपको जब फॉर्मूला बताया था तब बताया था सिग्मा को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22 कूलाम। 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22
कूलाम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसानी से पढ़ो। कहा गया है दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण इतने हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान बताओ। ठीक है, सिंपल आपको सिग्मा का मान दिया गया। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपका पतली प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और एक चीज़ और याद रख लो, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ये आपको वैल्यू याद कर लेनी। ठीक है, एकदम याद कर लो, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, तो सिग्मा आपको सिंपल क्या करना है? ई का मान निकालना। तो यहाँ से मान रख दो, निकाल लो ई का मान कितना। सिग्मा की वैल्यू है 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22 और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब आपको सिंपल यहाँ से सॉल्व कर लेना, इक्वल टू 17.7 बट्टे में 8.85। सिंपल देखो, कुछ नहीं किया, 17.7 बटे में 8.85। आप देखो यहाँ से 10 की पावर माइनस 22, नीचे 10 की पावर माइनस 12। 10 की माइनस 12 से 10 की 22 काटोगे तो कितना बच जाएगा? 10 की पावर माइनस 10। सिंपल है ना, 10 की पावर माइनस 12 से 22 है ऊपर, तो 12 से 22 हट जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। आप क्या करो, इस 8.85 का आप भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो इस पर कितने बार में जा सकता है? 2 बार में लगता है, चला जाएगा क्या? ठीक है, अगर हम मान लो ऊपर एक जीरो बढ़ा दें तो यहाँ से दशमलव मान लो हट जाएगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव हट गया। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से देखो, यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 1770 बटे में 885 गुणे 10 की पावर माइनस 10। अब ये शायद 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 885 दूना ये। ठीक है, 2 पंचे 10, 0 1 2 अट्ठे 16 17 7 1 2 अट्ठे 16 17। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने आपको बताया था, क्या मात्रक होता है? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, मात्रक यार लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर उसको कॉपी अच्छी लिखी दिखेगी तभी आपको पूरे नंबर देगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। ठीक है, पहले सिग्मा की वैल्यू ये थी, ई का मान निकालना था। देखो, अगर क्वेश्चन समझ गए तो आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा था यहाँ पे कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर है। इतने से कोई मतलब नहीं था। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते, तो यहाँ पे सिग्मा का मान लिख दिया। अब आपसे कह रहा है प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब आपको प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे, इसलिए कह रहे थे सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हमें ई का मान पता था, फॉर्मूला पता था तो हमने लगा दिया। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन एकदम कठिन, फॉर्मूला पता होगा तो एकदम आसान, इसलिए फॉर्मूला तैयार कर लो। ये है प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इससे निकाला, ये आंसर आ गया। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। क्वेश्चन कहता है आपसे, जो क्वेश्चन पे दिया नोट करो। 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश। तो Q बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। और क्या दिया? कितनी दूरी, मतलब दूरी पूछ रहा है, दूरी R का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सिंपल क्या, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। R का मान मतलब दूरी का मान आपसे पूछ रहा है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक है वोल्ट पर मीटर। एक मात्रक तो न्यूटन पर कूलाम होता है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश। देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको एक दे दिया गया, बिंदु आवेश। हमने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया हुआ है। सिंपल वही यहाँ पे लगाना और आर का मान निकाल लेना। 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी, यही पूछा गया है। तो आपको आर का मान निकालना। सिंपल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा दो। लिखते हैं बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण पूरा आप लिख लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ से E की वैल्यू रखो 450 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किसको किसको पता है। देखो याद कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9
और मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका मान होता है। ठीक है, 1/4πε0 का 9 × 10 की पावर 9 और कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 1/4πε0 की जगह 9 × 10 की पावर 9। अब क्यू की वैल्यू कितनी, 5 × 10 की पावर -8 और बट्टे में आर स्क्वायर का तो मान ही निकालना है, तो ये ऐसे ही रख दो। आप देखो आगे सॉल्व करें, आप देखो क्या करते हैं, इस आर स्क्वायर को ऊपर ले लेते, तो यहाँ से आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 × 10 की पावर 9 गुणे 5 × 10 की पावर -8, यहाँ पे 8 है। ठीक है, -8 और ये 450 नीचे आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, सिंपल है यार। देखो आर स्क्वायर इधर चले गया, 9 × 10 की पावर 9 गुणे 5 × 10 की पावर -8 और ये 450 नीचे आ गया। आप क्या करो, इसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 9 × 5 मतलब 9 × 45 45 और 450 को काट दोगे आ जाएगा 10। ध्यान समझो, 9 × 45 45 धाम 450 10 आ गया। अब यहाँ सॉल्व करो, आर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 -8 और बटे में 10। आर स्क्वायर इक्वल टू 10 की 9 से 10 की 8 की जाएगा तो 10 की पावर 1 और बटे में 10 की पावर 1, तो पहले से 10 से 10 कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब आर स्क्वायर की 1 आई तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 बराबर 1। तो 1 कितना आ गया, मीटर। ठीक है, 1 मीटर आ गई दूरी। तो यही आपका दूरी निकालना था, हमने निकाल दिया दूरी, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन लगेगा, देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा था 5 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश में कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। आपने बता दिया कितनी दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन लगता है, एकदम आसान था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप। नोट करो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप, 2i कैप + 3j कैप -4k कैप। ठीक है, यही क्वेश्चन है, 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। दोनों फॉर्मूले यार याद कर लो, न्यूटन पर कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र का और दूसरा वोल्ट पर मीटर। अब इतना दिया गया, आप कहा गया में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर दिया गया है 8j कैप मीटर स्क्वायर। ये मतलब क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर मात्रक है तो क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, ये दिया गया है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई ई वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, आपको ई वेक्टर की वैल्यू दी है, ए वेक्टर की वैल्यू दी है, फाई ई का मान पूछ रहा है। देखो शायद हमने वहाँ पे आपको एक फार्मूला नहीं बताया था, वहाँ पे एक फार्मूला और नोट कर लेना। फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, वहीं पे जहाँ सूत्र लिखाए थे वहाँ पे ये वाला फार्मूला भी नोट कर लेना। फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ई वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए वेक्टर है क्षेत्रफल। यहीं पे वैल्यू रख दो इन सब की। फाई ई इक्वल टू, ठीक है, अब सॉल्व करते, फाई इक्वल टू ई वेक्टर की वैल्यू 2i कैप + 3j कैप -4k कैप और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 8j कैप। तो यहाँ पे रख दो, अब सॉल्व कर लो आसानी से। तो फाई इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे अगर इस 8j कैप को हम सही से लिखें तो देखो 2i कैप + 3j कैप -4k कैप, उसी तरह से लिख दिया। और ये वेक्टर जो 8j कैप है इसे ऐसे लिख सकते हो, 0i कैप + 8j कैप + 0k कैप। ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया। अगर 0i कैप को 0 का किसी से गुणा होता है तो क्या होता है, 0, इसकी जगह 0 लिख सकते हो, इसकी जगह भी 0 लिख सकते हो। तो वैसे इससे कोई मतलब नहीं, 0i कैप लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 ही है। ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि आपको पता है जो सदिश होता है उसमें i का गुणा i से होता है, j का गुणा j से होता है, k का गुणा k से होता है, तो इसीलिए किया है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i है यहाँ पे 0i, तो 2 का गुणा 0 से, तो 2 × 0 प्लस 3 का गुणा 8 से, j वाले को j से करो, i वाले का i का, k वाले का k से, तो j वाले का j से हो जाएगा, तो 3 × 8, फिर माइनस लगाओ, 4 का गुणा 0 से, तो 4 × 0। आप सॉल्व कर लो। फाई इक्वल टू 2 का 0 से गुणा 0, 4 का 0 से गुणा 0, तो 3 × 8 = 24 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 24 आ गया आंसर। ठीक है, और इस वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी लिख लेना, वोल्ट मीटर, 24 वोल्ट मीटर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। सिंपल, ई वेक्टर की वैल्यू दी गई थी, जे वेक्टर की वैल्यू दी गई थी, सॉरी ई वेक्टर और ए वेक्टर की दी गई थी, वैद्युत फ्लक्स निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट करो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आप देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, ये वाला तो हो गया। ये देखो, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व तो ये है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक चीज़ याद देख रखना है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 λ/r, ये बताया था ना, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, तो आर है दूरी, ई है विद्युत क्षेत्र, ये फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, सिंपल क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व तो दिया गया आपको। तो रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁸, 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर यहाँ से लिख देते हैं, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, सिंपल जो दिया गया था वही लिख लिया। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलम मीटर हमने लिख दिया। ठीक है, आप क्या करना है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार से कितने दूर, 2 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, आप देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल दो, तो 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये दिया गया। आप ज्ञात क्या करना है, आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। देख लो क्वेश्चन सिंपल, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश करना, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू, तार से 2 सेंटीमीटर दूर मतलब आर की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पूछ रहे हैं। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो, इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। फॉर्मूला पता होगा तभी निकाल पाओगे। आपसे कहा गया था क्या कहा गया था, देखो यहाँ पढ़ो, इस चीज़ से हमने पता चला, एक समान आवेशी सीधा तार, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला ये लगा दिया, इक्वल टू 1/4πε0 का भी आपको मान बताया था, कितना होता है, 9 × 10⁻9, तो रख दो, इंटू 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी, ये तो रखो 10 × 10⁻8 बटे में आर की वैल्यू ये 2 × 10⁻2, तो रख दो 2 × 10⁻2। देख लो ध्यान से, 1/4πε0 की 9 × 10⁻9, 2 आया, ये लैम्डा की वैल्यू कहाँ है, ये रख दिया, और आर की वैल्यू ये, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कर लो यहाँ से। आप देखो क्या बचा, इक्वल टू, ये 9 है तो 9 लिखो पहले, आप देखो 10⁻9, ये 10⁻1 मिलके 10⁻10, यहाँ बचा 10⁻8। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 10⁻9 पहले ये आया, सॉरी 10⁻9 और 1 मिलके 10⁻10 ये आया, 10⁻8 ये आया, अब नीचे 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2। ठीक है, नीचे -2 तो ऊपर जाएगा तो +2। आप सॉल्व करो, इक्वल टू 9 × 10⁻10, ठीक है 10⁻10 है, 10 लिखो, -8 लिखो, +2 लिखो। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं कर रहे, 10 की पावर में कितना है, 10 है, पहले तो 10 लिखा, -8 है तो -8 लिखा, +2 है तो +2 लिखा। अब इक्वल टू 9 × अब यहाँ से घटा लो, 10 2 12 से हट जाएगा, 10⁻4, तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा आंसर, देख सकते हो, आसानी से सॉल्व कर लो। एक चीज़ देखो, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया यार, ये जो चिन्ह यहाँ बड़ी संख्या का आएगा ना, देखो 10 से आप 10 2 12 किया, 12 -8 करोगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो +4 आएगा। ठीक है, ये चीज़ गड़बड़ है, तो यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, +4 आएगा, इक्वल टू 9 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ये हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू इतना में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है, तब कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है। अभी तक तो आसान थे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पहले नोट करो, इक्वल टू 5 × 10⁻3 आई कैप। ठीक है, 5 × 10⁻3 आई कैप, न्यूटन पर कूलाम, नोट करो, न्यूटन पर कूलाम। और क्या दिया गया है, में एक 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर भुजा मतलब ये किसकी वैल्यू दी गई आपको, ठीक है, ये किसकी वैल्यू दी गई है, भुजा की, मतलब भुजा आपको एक दी गई है 10 सेंटीमीटर, भुजा बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 10 × 10⁻2 मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में 10⁻2 का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर था तो 10 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा था एक समरूप विद्युत क्षेत्र ये है, न्यूटन पर कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा लिख लिया, और फिर कह रहा है वाई जेड तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ में कितना विद्युत फ्लक्स होगा। पहली कंडीशन है कि जब वाई जेड तल के समांतर हो, तब क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान बताओ।
और दूसरी कंडीशन है कि एक्स अक्ष की दिशा से 30 कोण बनाए तब वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। तो एकदम आसानी से बताएंगे, देखो कैसे। सबसे पहले आपको भुजा दी गई है, आपको फॉर्मूला फाई ई का पता है, ई इंटू ए वेक्टर, यही फॉर्मूला पता है, ई इंटू ए वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे भुजा दी गई, आप ए वेक्टर निकालो। ए वेक्टर कैसे निकलेगा, ए वेक्टर होता है क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं ई वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, भुजा का स्क्वायर। कैसे, सिंपल समझना। आपसे एक चीज़ यहाँ कहा गया, पढ़ लो क्वेश्चन। आपसे यहाँ पे वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 10 × 10 की पावर -2 इंटू स्क्वायर करना मतलब 2 बार लिखना है, 10 × 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो, ए वेक्टर इक्वल टू 10 दाम 100 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मिलकर 10 की पावर -4, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो ए वेक्टर इक्वल टू 1 × 10 की पावर -2 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर लिखा है, चाहे हिंदी पे लिख लो, चलो फिर से लिख दें, ठीक है। 1 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। सिंपल, यहाँ समझ में आया कैसे किया। आपको भुजा दी गई थी, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ए वेक्टर इक्वल टू भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा ये इतनी थी, इसका स्क्वायर कर दोगे इतनी वैल्यू आ जाएगी, 1 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, ठीक है। और देखो अगर इस डॉट प्रोडक्ट हटा दें तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ए वेक्टर, सॉरी ई अब वेक्टर हट जाएगा, जब आप डॉट हटा दोगे, डॉट ये जो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर हट जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब ई देखो फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब आप वेक्टर हटा दोगे तो यहाँ से हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, वाई जेड तल के समांतर है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। जब समांतर होता है तो 0 डिग्री, जब लंबवत होता है तो 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की जगह 0 डिग्री रख दो, तो फाई ई इक्वल टू ई की वैल्यू है ये 5 × 10 की पावर 3। तो सिंपल यहाँ से क्या रख देते हैं, यही 5 × 10 की पावर 3। आपको इस आई कैप से कोई मतलब नहीं, सिंपल 5 × 10 की पावर 3 रखो, इंटू ए की वैल्यू ये निकाली 1 × 10 की पावर -2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0। क्यों 0 है बताओ, ये 0 क्यों है, क्योंकि भैया समांतर में 0 होता है, लंबवत में 90 होता है। अब यहाँ से cos 0, और cos 0 का मान किसको पता है, cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, पता है ना। फाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5 का 1 से गुणा 5, 10 का 3 है, यहाँ पे 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, केवल 10 बचेगा, और cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से फाई इक्वल टू आ जाएगा 50 और मात्रक वोल्ट मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन पे आपका आंसर आया, ठीक है, पहली कंडीशन पे, ठीक है। सिंपल, ई ए कॉस थीटा क्यों 0 आया, क्योंकि समांतर था। तो इस टाइप से हमने निकाल लिया। आप देखो अगली कंडीशन क्या कहती है, पहले पे तो कहा गया था वाई जेड तल के समांतर, और तब ज्ञात करो। दूसरे पे कहा गया एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाए। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि एक्स अक्ष की दिशा से, यहाँ से लिखते एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाए, एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण, ठीक है। तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार 30 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू यहाँ से देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये फाई ई इक्वल टू ई ए, यहाँ से ई ए कॉस थीटा था, तो क्या जाएगा आपकी बात रख देंगे cos 30। सिंपल है यार, देख लो, ई ए कॉस थीटा की जगह cos 30 कर दिया। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, ई की वैल्यू क्या है बताओ, ई की वैल्यू ये है 5 × 10 की 3, ठीक है। ये डायरेक्ट यही कर लो, देखो बताते हैं आपको क्या। सिंपल, यहाँ से आपने क्या देखा, cos 0 की वैल्यू थी 1, तो cos 0 का मान था 1, तो कितना आएगा, सिंपल अगर ई और ए की वैल्यू निकाले तो केवल कितना आएगा 50, तो 50 रख दो ई ए की वैल्यू। सॉल्व करोगे वही 50 ही आना है। cos 30 का मान कितना होता है, आप देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपसे कहा गया कोण एक अक्ष से 30 डिग्री बनाता है। देखो आपके कैसे कार्तीय तल पढ़ा है ना, देखो इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच कोण 90 होता है, वाई और जेड के बीच भी कोण 90 होता है, जेड और एक्स के बीच भी कोण 90 डिग्री का होता है। आप कह रहे हैं एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो आपका जो थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा, जब आपका सभी के बीच में कोण 90 डिग्री है तो ये जो कोण आएगा थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री और बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा देखो 50 × cos थीटा। सिंपल इस टाइप से हम रख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, मान लो बढ़ा लिए एक स्टेप, ठीक है। कितना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos थीटा है,
ठीक है, सिंपल ये फाई ई इक्वल टू, पहले इतना लिखते ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ई ए कॉस थीटा, थीटा जगह 60 डिग्री। सॉल्व करो, फाई ई इक्वल टू, ई ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 50, तो 50 रख दो। कॉस 60 का मान जानते हो, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 रख दो। 2 से 50 को काटोगे, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 25 वोल्ट मीटर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, सिंपल, बस ये समझना था। जब कहा गया एक अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, कहा गया, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो सही से। यहाँ पे कहा गया एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे क्या कहा गया, एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक्स और वाई के बीच में कोण 90 होता है, वाई और जेड के बीच में कोण 90 होता है, और जेड और एक्स के बीच में भी कोण 90 होता है। जब समांतर की बात की गई थी तो 0 डिग्री का हो गया था। ठीक है, वाई जेड के समांतर था, मतलब एक्स अक्ष से 0 डिग्री बना रहा था। लेकिन जब एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण हो तब आपको क्या करना है, 90 से 30 घटा देना, आ जाएगा 60 डिग्री, और फिर वैल्यू निकालनी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एकदम मस्त से इसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, सिंपल आपसे पहले कहा गया था वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जब एक सच की दिशा 30 डिग्री कोण बनाए तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इस टाइप से हमने निकाला। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्रानुसार संयोजन में समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। मतलब आपको इसमें तुल्य संधारित्र की धारिता की गणना करनी। तो इस चित्र को थोड़ा बड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, जो चित्र था ये वाला हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इस पूरे परिपथ में आपको क्या करना है, तुल्य धारिता की गणना करनी है। कैसे होगी गणना अभी बताते। देखो अगर इन दोनों C1 और C2 संधारित्र की बात करें तो दोनों लाइन से लगे हुए हैं। देखो ये दोनों संधारित्र लाइन से लगे हुए हैं, अर्थात ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, जब आपका जैसे एक संधारित्र लगा है उसके बाद तुरंत दूसरा संधारित्र लगाओ तो वो श्रेणी क्रम होता है। जैसे ये दोनों लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संधारित्र में लगे हुए हैं। तो यहाँ से लिखते हैं चूँकि C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, C1 संधारित्र तथा C2 संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में होंगे तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 की वैल्यू 1/c1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख दो, प्लस 1/c2, C2 की वैल्यू कितनी 10, तो 10 रख दो। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, 1/c इक्वल टू 5 और 10 का एलसीएम निकाले तो 10 आ जाएगा। यहाँ 5 का भाग दो 10 में तो 2, और 2 का गुणा 1 से तो 2, प्लस 10 का भाग दो 10 में 1, 1 का गुणा 1 से 1। 1/c इक्वल टू आ जाएगा 3/10। अगर यहाँ से c की वैल्यू निकाले तो 10/3, और मात्रक क्या है, माइक्रोफैरड में दिया गया सारी वैल्यू, तो ये भी माइक्रोफैरड। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं किया। ये C1 और C2 क्या थे, श्रेणी क्रम में थे। तो श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो C1 की वैल्यू है 5, C2 की वैल्यू 10 रख दिया, आंसर आ गया C इक्वल टू 10/3। अभी ये वाला संधारित्र बचा। तो आप देखो ये दोनों को जोड़ने पे आया ये, यहाँ पे अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल गया, 10/3। ध्यान से समझो, इन दोनों को जब जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, अब बन गया केवल एक संधारित्र। जब दोनों को जोड़ दोगे, समतुल्य निकालोगे, तो एक संधारित्र बच जाएगा जिसका आएगा 10/3। अब ये 10/3 और 3 माइक्रोफैरड जो हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, ये 10/3 माइक्रोफैरड और 3 वाला समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ से लिखते हैं 10/3 तथा 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। अब मान लो इसे हम मान ले, इसे क्या मान ले, इसे C माना है, इसे माना है C3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका फार्मूला समांतर क्रम का क्या होता है, समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, मान लो इसे मान ले अगला वाला C डैश, तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा C प्लस C3। देखो जब समांतर में होता है तो इस टाइप से जुड़ जाता है, और जब श्रेणी में होता है तो 1/, करके जोड़ता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो यहाँ C डैश जो आएगा तुल्य धारिता आएगी। ये C डैश क्या है, तुल्य धारिता है, और ये C क्या है, इन दोनों के बीच में तुल्य धारिता है। ठीक है, तो C डैश इक्वल टू C की वैल्यू 10/3 प्लस C3 की वैल्यू 3। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3/1 मान लेते हैं। एलसीएम तो लेना आता है ना सबको। C डैश इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, यहाँ से 10 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग 3 में 3, 3 का गुणा 3 से 9, तो कितना आ जाएगा 19/3 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19/3 माइक्रोफैरड आंसर। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको तुल्य धारिता बतानी थी। तो पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में थे तो श्रेणी क्रम से ये निकला, फिर जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो एक ही बचेगा, ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, और इससे ही आ जाएगा ये। तो इस टाइप से ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, चित्रानुसार संयोजन में समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है, 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है भैया 10 पिको फैरेड, ये फैरेड में जब दिया हो तो जान जाओ संधारित्र की धारिता दी गई है, तो C इक्वल टू दिया गया 10 पिको फैरेड। ठीक है, आप क्या दिया गया 50 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट 50 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, मतलब विभवांतर या विभव आपको 50 वोल्ट दिया गया। आपसे कह रहा है वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करो, U का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा U का मान ज्ञात करना है। अब हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का, क्या बताया बताओ। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल हमने आपको बताया, U इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, U इक्वल टू क्या बताया 1/2 CV²। ठीक है, सिंपल इसी पे सारी वैल्यू रख देते, तो U इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू कितनी 10 पिको फैरेड। अब इसे आपको पहले फैरेड में बदलना है, जब पिको फैरेड हो और उसे फैरेड में बदलना हो तो उस पर 10 की पावर -12 का गुणा करते, तो 10 की पावर -12 का गुणा। ठीक है, फैरेड। एक चीज़ यहाँ पे लिख लो चाहे तो, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 1 × 10 की पावर -12 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 1 × 10 की पावर -6 फैरेड। ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, जब पिको फैरेड से फैरेड में बदलना हो 10 की पावर -12 गुणा करना, जब माइक्रो फैरेड से फैरेड में बदलना हो तो 10 की पावर -6 का गुणा करना। तो यहाँ पिको फैरेड है, फैरेड में बदला 10 की पावर -12 का गुणा। ठीक है, तो C की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 10 × 10 की पावर -12 इंटू V की वैल्यू, V का स्क्वायर करना है तो 50 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व करो, 2 का 10 से काटो, 2 पंचे 10, U इक्वल टू 5 × 10 की पावर -12, 50 का स्क्वायर कर दो 2500। आप देखो ये 00 इन 00 को इसमें कवर कर दो, तो 5 × 00 कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -10 इंटू 25। ठीक है, देख लो ध्यान से, 00 है इसमें, मतलब 00 का क्या मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 10 की पावर -12 में जुड़े क्या आ जाएगा 10 की पावर -10। ठीक है, एकदम आसान यार। आप 5 का गुणा 25 से करो तो U इक्वल टू 625 × 10 की पावर -10। ठीक है, 625 × 10 की पावर -10। अब अगर हम दशमलव यहाँ पे लगा दें तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -8, और ये हो जाएगा जूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जूल में, और यही हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, निकाल दिया आंसर। तो यार एक चीज़ तो जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया, 25 का 5 से गुणा करोगे, 25 का 5 से गुणा करोगे तो 125 आएगा, और जब 25 का 25 से गुणा करोगे तब आएगा 625। तो हम तो 25 का 5 से कर रहे हैं तो गलती कर दी, 125 आएगा। ठीक है, सॉरी 125 आएगा, यहाँ पे 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको नोट कर लो। आप देखो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र, पहला संधारित्र ये, दूसरा संधारित्र ये, दोनों संधारित्र पर आवेशों की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमने चित्र यहाँ पे बना दिया है। आपका ये चित्र है, पहला संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है। दोनों संधारित्रों पर आपको आवेशों की गणना अर्थात Q का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों संधारित्रों पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो संधारित्र पर आवेश कैसे ज्ञात हो, तो देखो पहले एक चीज़ देखो कि दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े, ये बताओ। दोनों संधारित्र लाइन से जुड़े हुए, पहला संधारित्र ये, दूसरा संधारित्र ये। तो हमने आपको बताया जब लाइन से जुड़े हुए तो श्रेणी क्रम होता है, तो यहाँ पे दोनों संधारित्र लाइन से जुड़े हुए मतलब श्रेणी क्रम। तो एक चीज़ याद कर लो, जहाँ पे श्रेणी क्रम होता है वहाँ पे क्या होता है, आवेश बराबर होता है। ध्यान से सुन लो, जहाँ पे श्रेणी क्रम में चाहे संधारित्र हो या प्रतिरोध हो, ठीक है, 4 ओम 5 ओम दिए तो प्रतिरोध है, चाहे श्रेणी क्रम में संधारित्र हो या आपका प्रतिरोध हो तो उनमें आवेश सेम होता है। तो 4 माइक्रोफैरेड में भी आवेश सेम होगा, 6 माइक्रोफैरेड में भी आवेश सेम होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सिंपल आपको पता चला कि जब श्रेणी क्रम में होता है तो आवेश सेम। तो आपको इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेना है और प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जोड़ लेना है, बाद में आपको Q का मान निकाल लेना है, क्योंकि दोनों संधारित्रों में आवेश जो आएगा सेम आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहले यहाँ से लिखते हैं 4 माइक्रोफैरेड जो संधारित्र और 6 माइक्रोफैरेड दोनों श्रेणी क्रम में है। लिखते हैं 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया कि 4 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड जो है श्रेणी क्रम में स्थित है। तो फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/C = 1/C1 की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ से 1/4 प्लस 1/C2 की वैल्यू 6, तो 1/6। ठीक है, सिंपल C1 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू 6। अब यहाँ से निकालो 1/C = 4 और 6 कैल्सियम लोगे आ जाएगा 12, 4 × 12 3 प्लस 6 × 12 2। यहाँ से 1/C = 5/12, C की वैल्यू निकाले तो 12/5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सिंपल देख लो, बस इसको सॉल्व किया 12/5 माइक्रोफैरेड। अब इसे क्या करो फैरेड में चेंज कर लो, तो C = 12/5। जब माइक्रोफैरेड से फैरेड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10 की पावर -6 का गुणा, अभी आपको बताया था ना।
10 की पावर -6 का गुणा, तो ये आ गया फैरेड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आपने देखा ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपने ये सी का मान निकाल लिया, ये श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया, ये निकाल लिया। आप क्या करते हैं, ये देखो प्रतिरोध दोनों भी श्रेणी क्रम में, 4 ओम और 5 ओम भी श्रेणी क्रम में ना, तो यहाँ से लिखते हैं चूँकि 4 ओम तथा 5 ओम, ठीक है सही से लिख लो, 5 ओम, 4 ओम तथा 5 ओम भी श्रेणी क्रम में है, भी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सही से लिख लेना आप कि 4 ओम प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है। तो देखो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। ठीक है, इसके श्रेणी क्रम संधारित्र के श्रेणी क्रम का होता है 1/C = 1/C1 + C2, लेकिन प्रतिरोध का होता है R = R1 + R2। तो R की वैल्यू R1 है 4 + R2 है 5, तो यहाँ से R = आ जाएगा 9 ओम। तो यहाँ से आपने C का मान निकाला, R का मान निकाल लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे किस किस चीज़ की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू दी गई है और एक प्रतिरोध ये दिए गए। देखो एक चीज़ याद रखो, ये E क्या है, E बताओ क्या है, E आपका है सेल का विद्युत वाहक बल, और ये जब सेल के बगल में कोई प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान होता है r। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, क्या याद रखना है, जब सेल के बगल में कोई प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं r। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, और E का मान यहाँ कुछ दिया था ना। ठीक है, सिंपल आई, ये जो E की वैल्यू थी ये थी 20 वोल्ट। ठीक है, और ये 1 ओम आपको बताया आंतरिक प्रतिरोध, कैसे, जो सेल के बगल में प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। आप देखो E की वैल्यू दी गई, R की वैल्यू दी गई, आप क्या करते, परिपथ में धारा ज्ञात कर लेते। और एक चीज़ याद रखना, श्रेणी क्रम में धारा भी सेम होती है और श्रेणी क्रम में आवेश भी सेम होता है। जैसे आपको बताया था श्रेणी क्रम में आवेश सेम होता है, वैसे ही श्रेणी क्रम में धारा भी सेम होती है। तो यहाँ से धारा I बराबर लिखते, धारा I बराबर क्या सूत्र होता है, E/R + R, E/R + R। E है ये विद्युत वाहक बल, कैपिटल R की वैल्यू ये निकाली, स्मॉल r की वैल्यू ये निकाल, रख दो मान। I = E का मान है 20/R, R की वैल्यू कहाँ है, ये 9 ओम, बटे में स्मॉल r की वैल्यू 1, तो 1 रख दो। तो I = 20/10, यहाँ से 10 से काट दो, 10 दूना 20, तो I = आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, I = कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, 10 दूना 20 आ गया, 2 एम्पियर। अब यहाँ से I की वैल्यू निकल गई। अब क्या करें, देखो हमने क्या क्या निकाला, पहले C निकाला, R निकाला, I निकाला, हमें चाहिए Q का मान, Q का मान चाहिए। ठीक है, Q का मान कैसे निकालें, I का मान निकल गया। अब क्या करें, हम I का मान तो निकाले, अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो Q का जो मान फार्मूला होता है वो होता है C × V। Q का फार्मूला होता है C × V, हमने आपको बताया था। तो हमें C पता है, V नहीं पता, V कैसे निकालें, तो देखो हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, V का मान निकालना है। V बराबर क्या फार्मूला होता है, ओम का नियम पढ़ा है ना, V = होता है I × R। तो यहाँ से V = लगा दो, V क्या है, विभव, I कहाँ है, ये 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर रखो, इंटू R कहाँ है, 9 ओम, तो 9 रखो, और यहाँ से V = निकाल लो, 2 × 18 वोल्ट, 18 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये विभव आप निकालना है। क्या आपसे ये क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों संधारित्रों पर आवेश की गणना कीजिए, तो यहाँ से Q = क्या आ जाएगा फॉर्मूला, Q = देखो पहले से कोष्टक पे रख देते हैं, Q = फॉर्मूला होता है C × V। ठीक है, Q = क्या होता है, C × V। ठीक है, सिंपल, V की वैल्यू 18 वोल्ट, अब Q = होता है C × V। तो Q = क्या होता है, C × V। तो यहाँ से Q = C का मान कितना निकला, 12/5 × 10 की पावर -6 और गुणे V का मान कितना, 18। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर लेना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, जो Q का मान आएगा यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 43.2 × 10 की पावर -6 फैरेड, -6 फैरेड आंसर आएगा। ठीक है, 12/5 × 18 गुणा कर लेना, तो 43.2 आएगा, और 10 की पावर -6 तो पहले से यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा लिखा क्योंकि देख रहे हो जगह नहीं है। आप देखो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये चित्र दिया गया था, आज से कहा गया था संधारित्र पर, दोनों संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करो। तो एक चीज़ याद रखो, जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है, देखो दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम होता है तो उसमें आपका क्या होता है, आपका आवेश भी समान होता है और धारा भी समान होती है। तो दोनों पर आवेश क्या होगा, समान होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम में धारिता निकाली, तो C का मान आया ये। फिर क्या किया, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे तो इनका निकाला, R आया ये श्रेणी क्रम का प्रतिरोध। फिर धारा I का मान निकाला, E/R + R से, E की वैल्यू ये, R की वैल्यू यहाँ से आई, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से आई, I निकाला 2 एम्पियर। अब आपको Q का मान चाहिए, C × V फॉर्मूला होता है, V चाहिए, V = IR लगाया, V निकाला, Q का फॉर्मूला रख दिया और आंसर आ गया 43.2 × 10 की पावर -6 फैरेड। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। अब बचता ये वाला क्वेश्चन, इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लें।
आप देखो अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिया गया, इसमें संचित ऊर्जा U का मान ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करना है वो हम बताएंगे। देखो सिंपल, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ऊर्जा ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, पहले एक चीज़ बताओ, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U = 1/2 CV²। ये फार्मूला बताया है। अब आपको पहले C निकाल लेना है, फिर V निकाल लेना है। तो सिंपल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। C कैसे निकलेगा? C तो ये दिया गया है, C = 2 माइक्रोफैरड। आप क्या चाहिए? V चाहिए। V कैसे निकलेगा? पहले एक चीज़ देखो, 2 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध, तीनों क्या कौन से क्रम में जुड़े हुए ये बताओ। जो बता ले ठीक है। कैसे बताओगे कौन सा क्रम है? देखो हमने कहा जो लाइन से जुड़े हों वो श्रेणी क्रम होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों लाइन से जुड़े हुए तो श्रेणी क्रम। तो यहाँ से लिखते हैं 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। लिखते हैं 5 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 2 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो R = हो जाएगा R1 + R2 + R3। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। R = R1 की वैल्यू 2 ओम। ठीक है, ओम डायरेक्ट यहाँ पे ना लिखो, 2 लिख दिया। ठीक है, केवल 2 लिख दिया। प्लस R2 की वैल्यू 3 प्लस R3 की वैल्यू 5 जोड़ दो। R = आ जाएगा 10 ओम। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध 10 ओम। ठीक है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आ गया? R = 10 ओम आ गया। ये धारा 2 एम्पीयर की। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध आ गया। ठीक है, 10 ओम आ गया। अब आपको धारा भी पता है कितनी है? 2 एम्पीयर। ठीक है, धारिता भी पता है, धारा भी पता है, प्रतिरोध भी पता है। अब आपको V चाहिए तो V निकाल लो। V = I × R से। तो V = I का मान है 2 × R का मान है 10। तो V = आ गया 20 वोल्ट का आ गया विभवांतर। ठीक है, सिंपल देख लो। V = I × R, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 10, 20 वोल्ट आ गया। अब क्या निकालना है? ऊर्जा। तो U = होता है 1/2 CV²। तो U = 1/2। C का मान कितना है? 2 माइक्रोफैरड। इसे फैरड में चेंज करो, 2 × 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, माइक्रोफैरड से फैरड आया 10⁻⁶। तो 2 × 10⁻⁶ इंटू V²। क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। V है 20 तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसे। तो U = कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 10⁻⁶ बचा। 20 का स्क्वायर कर दो 400। अब कितना बचेगा? U = 4 × 10⁻⁴ जूल। ये हो जाएगा भैया आंसर, 4 × 10⁻⁴ जूल। ठीक है, सिंपल आपको सॉल्व करना था। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया। यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं किया, आपको ऊर्जा पूछ रहा था। U की वैल्यू होती है, C का मान ये था, तो इसे फैरड में चेंज कर लो, ये आ जाएगा। अब 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो R की वैल्यू श्रेणी क्रम में निकाल लो। धारा 2 एम्पीयर है। अब पहले क्या किया? अब आपको V चाहिए तो V के लिए IR का फॉर्मूला लगा, V निकल गया। अब ऊर्जा चाहिए, U = 1/2 CV²। मान रख दो, सारे आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के हमने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब यार जरूर करना। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा उतने जल्दी सारे चैप्टर के हम न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करा देंगे। ये आपका स्थिर वैद्युत की जो पहला चैप्टर था उसके आपके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, विभव वाला और वैद्युत क्षेत्र वाला। अब अगला चैप्टर जो है वैद्युत धारा वाला, तो उसके भी अगले वीडियो पर मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।